कुछ चीज़ें जीवन में ऐसी होती हैं जिनको हमेशा हमें उनकी पुनरावृत्ति करती रहनी चाहिए, उनको हमेशा दोहराते रहना चाहिए। जैसे जब हम ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ या हमारे जैसे कई अन्य टीचर पढ़ाते हैं, तो बार-बार अपने दिमाग में वही लेके आते हैं कि 12 बजे मेरी उस वाले बैच में क्लास है, 1 बजे मेरी उस वाले बैच में क्लास है। जब वो ये बार-बार चीज़ों को दोहराते रहते हैं, तो उनको याद हो जाता है कि साहब फलानी जगह मेरी क्लास है। उनको पता चल जाता है कि उस वाले बैच में मैंने वहाँ पे और जो है महाराणा प्रताप वाले टॉपिक को छोड़ा था, उस वाले टॉपिक में मैंने भारत की मिट्टी पढ़ाई थी। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसी से उनकी रोजी-रोटी चल रही है, यही उनका रोज़गार है, यही उनका उत्तरदायित्व है, यही उनका कर्म है, बच्चों को पढ़ाना और खुद से चीज़ों को तैयार करना। अब आपका क्या कर्म है? आपका कर्म है पढ़ना, और पढ़ने के लिए इसके लिए आपको क्या करना होगा? चीज़ों को पढ़ते रहना होगा। जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का सिलेबस, आप में से जो अधिकांश सब वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, अगर मैं आपसे 2-4 को पकड़ लूँ और कह दूँ कि ज़रा मुझे पूरा सिलेबस एक बार बता दीजिए, आप नहीं बता पाएँगे। यकीन मानिए आप नहीं बता पाएँगे। आप अपने मन में शहंशाह बनने के लिए कह ज़रूर दे रहे हो कि नहीं, नहीं यार मुझे पता है। कायदे से अगर आपसे एक-एक टॉपिक पूछ लिया जाए, नहीं पता होगा आपको। और जब हर एक टॉपिक नहीं पता होगा, तो तैयारी कैसे कीजिएगा ये बताइए। तो उसके लिए थोड़ा-सा तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी के लिए मैं आपको एक-एक सिलेबस को ढंग से पढ़ा रहा हूँ। हालाँकि ये जो सिलेबस है वो पुराना वाला सिलेबस है, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो था, उसके द्वारा जारी किया गया आपका ये सिलेबस है। लेकिन फिर भी सिलेबस तो सिलेबस होता है, और नया सिलेबस इसमें से ज़्यादा बदल नहीं जाएगा, इस बात को याद रखना। तो लेकिन पढ़ेगा तो ये टॉपिक याद रखना। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम प्रवक्ता के लिए जो भूगोल का स्पेशली जो सिलेबस निकाला था, उस सिलेबस को अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, शायद आप इसको जरूरत पड़े आपको। मैं थोड़ा सा शायद इसको जूम कर लेता हूँ, ताकि अब आपको ये कुछ कुछ टॉपिक शायद दिखाई देने लग जाएंगे यहाँ पे। जैसे जैसे इसमें पहला ये पीजीटी वाला सिलेबस है, इसमें दे रखा है कि भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। अब भूगोल की परिभाषा में भाई जैसे जितने भी थॉट जिन्होंने दिए, जितने भी थिंकर्स हुए हैं, जितने भी विचारक हुए हैं, उन्होंने भूगोल को लेकर के क्या क्या बातें कही हैं, जिसमें नियतिवाद क्या होता है, नवनियतिवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है, पर्यावरणवाद क्या होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो भूगोल के विषय संबंधी विभिन्न विद्वानों की अवधारणाएं, जैसे हमबोल्ट क्या कह रहे हैं, रिटर, रेटजेल, हैटनर, डेविस, वर्डाल, डी ब्लावरास, कार्ल सावर, पीटर हेगेट, विलियम वोंगी, हॉर्वे स्मिथ। और इसके अलावा नियतिवाद, संभववाद, नवनियतवाद, पर्यावरणवाद, कारकवाद, परिस्थितिकी तंत्र, ये टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक है। इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है एक तो कक्षा 11 की आपकी एनसीईआरटी और 12 की थोड़ी सी एनसीईआरटी, उसमें इनके बारे में दे रखा है। दूसरा, और इस टॉपिक को करने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा? इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको जितने भी विचारक हुए, जितने भी विचारक आपके हुए, जितने भी आपके थिंकर्स हुए, वो सभी के सभी थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? वो सभी के सभी थिंकर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और जितने भी थिंकर्स हैं, मैं उसके लिए मैं आपको पहले से रिकमेंड कर चुका हूँ। एक हमारे पास किताब है, मेरी क्या मतलब, मैं खुद इस किताब को तो पढ़ता हूँ, माजिद हुसैन सर की किताब है। इस किताब को एक बार अगर आप पूरा पढ़ लोगे, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, तो यूपीएससी ऑप्शनल जैसा सब्जेक्ट भी इन्हीं से तैयार किया जाता है। तो आप इस किताब को अगर खुद से पढ़ सकते हो तो पढ़िए, अदरवाइज मैं इस किताब को आपको खुद से, मैं भी आपको इसको तैयार कराऊंगा ही कराऊंगा, याद रखना है ना। चलिए, ये बात होगी। दूसरी यूनिट की तरफ आते हैं। अब दूसरी यूनिट आपके सामने क्या कह रहा है, इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो एक एक चीज को थोड़ा सा समझते जाना, ये आपको जो है जुबान पे रटे होने चाहिए। अब जो दूसरी आपकी जो यूनिट है, इस दूसरी यूनिट के अंतर्गत अगर मैं आऊंगा, तो आपकी दूसरी यूनिट क्या है? इसमें भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में भी क्या भाई, भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 चीजें हैं। एक तो जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा यानी जो स्थलमंडल है या भूआकृतिक विज्ञान जो है, फिर दूसरा आपका ओशनोग्राफी है ना, समुद्र विज्ञान, तीसरा आपका क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, चौथा आपका बायोस्फीयर यानी जीव विज्ञान या जैव भूगोल, जो भी चीजें हैं। तो वो इसमें 4 चीज दे रखी होंगी। स्थलमंडल दे रखा है, वायुमंडल दे रखा है, जलमंडल दे रखा है और जैवमंडल दे रखा है। इन चारों के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक होते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितने टॉपिक लिखे हुए हैं केवल उतने ही पढ़ने, इसके लिए आप एक किताब को फॉलो करते चलिएगा। आज मैं आपको किताब ही बताता चल रहा हूँ, एक किताब पूरी काफ़ी है भौतिक भूगोल के लिए, सविंदर सिंह जी की। सविंदर सिंह ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैं इनका फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी इन्होंने किताब लिखी है। आप जो है इस किताब को जरूर पढ़ें, पूरी भौतिक भूगोल वाली। ये आपकी यूनिट आपकी यहीं पर समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो आपके लिए ये काम हो गया है ना भैया, एक के लिए आपके लिए ये पूरा हो गया।
दूसरा हम आ जाएंगे मानव भूगोल। मानव भूगोल के इसमें हालांकि कुछ कम टॉपिक दे रखे हैं। मानव पर्यावरण संबंध, पुरापाषाण नवपाषाण युग, मानव पर्यावरण अंतर संबंध, पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव, कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति, जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव, जनांकीय जितने मॉडल हैं, विकसित एवं विकासशील देशों में जनसंख्या समस्या के प्रारूप। हालांकि इसमें कम दे रखा है। इसके दो स्रोत मैं आपको बता सकता हूँ, बढ़िया स्रोत। एक तो मानव भूगोल के लिए सोर्स नंबर 1 है आपका, और वो है आपका एनसीईआरटी। कौन सी एनसीईआरटी? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 12 की एनसीईआरटी। एक तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, या फिर और थोड़ा सा जब आप डिटेल में जब आप इसके बारे में पहुंच जाइएगा, कि जब डिटेल में पढ़ना है तो याद रखना माजिद हुसैन सर की एक किताब है मानव भूगोल। माजिद हुसैन सर की एक ये बड़ी फेमस किताब है। यूपीएससी ऑप्शनल वाले बच्चे भी इसी किताब को पढ़ते हैं, यूजीसी नेट जीआरएफ रिसर्चर तक इस किताब को पढ़ते हैं। इतनी बेहतर किताब है, किताब को पढ़िए, काम हो जाएगा। नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम आपको पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक को, बड़ी प्रेम पूर्वक मैं आपको एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ी सी बात करेंगे कि दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है। मानव भूगोल के बाद इसमें अगर कोई टॉपिक बचा है, तो जैसे इसमें टॉपिक बचा है आर्थिक ज्योग्राफी। अब आर्थिक भूगोल के लिए, अब देखो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल के लिए बेसिक कोई किताब तो बहुत सारी मार्केट में है, लेकिन इसमें अधिकांश क्या है कि सारी जितनी भी चीजें, जैसे संसाधन, उनका वर्गीकरण, इनकी थ्योरी तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन खनिज ऊर्जा उपयोग, खाद्यान्न, कृषि, इनका जो नया डेटा होता है, कौन प्रथम पर है, कौन द्वितीय पर है, किसका कितना स्थान है, उसके लिए तो करंट की मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। आप रेगुलर करंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको जानकारी होगी, है ना। तो ये बात है। अब देखो यहाँ भी लग गया ना कि बेशक आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर करंट अफेयर्स की जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो उनमें कुछ भी, और ये हो रहा है, कोई भी एक 6 महीने की, साल भर की करंट अफेयर्स की किताब लोगे, उसमें लास्ट में सारा डेटा दे रखा होता है। एक बार चीजों को पढ़ लेना है, आप पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा क्या है? प्रादेशिक भूगोल। और फिर उसके बाद क्या? भारत का भौतिक भूगोल। भारत का भौतिक भूगोल यहाँ पे कोई नॉर्मल नहीं है कि भारत में हिमालय के बारे में पढ़ लीजिए, भारत की स्थिति विस्तार पढ़ ली, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए भी एक बहुत अच्छी किताब मैं खुद पढ़ता हूँ, वो है भारत का भूगोल, पूरा माजिद हुसैन सर की बड़ी किताब है, आसान किताब नहीं है। अगर दम है एकदम पढ़ने लायक कि हाँ भाई नहीं मैं 3-4 घंटे बैठ के इस किताब को पढ़ सकता हूँ, तो आप इस किताब को ले सकते हैं। तो यह तो रहा भैया आपके लिए क्या भैया, पीजीटी ज्योग्राफी का सिलेबस। लेकिन हमने केवल थंबनेल पर पीजीटी तो लिखवाया नहीं है, हमने तो टीजीटी भी लिखवाया ना भैया, है ना। मैं देख लेता हूँ एक बार कि मैंने जो है थंबनेल पर जो है और टीजीटी पीजीटी में क्या क्या लिखवाया, तो उसी के हिसाब से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, हाँ, यूपी टीजीटी और पीजीटी ज्योग्राफी डिस्कशन। तो अब मैं टीजीटी के बारे में बताऊं। टीजीटी का ही पुराना वाला सिलेबस है, जो प्रयागराज जो बोर्ड वाला था, उसमें टीजीटी का जो सिलेबस है, टीजीटी का मतलब 4 सब्जेक्ट होंगे। उसमें भी अगर हम बात करेंगे जैसे आपसे, तो उसमें भी अगर आप एक चीज देखना चाहेंगे, तो एक तो भूगोल में क्या है, पहला वही भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, ये चीजें हो जाएंगी। इसको जो पीछे मैंने बताया वही चीजें हो जाएंगी। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, ताकि आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे इसमें अब देखेंगे हम यहाँ पे, तो इसमें क्या है, वही मानव भूगोल, उसी में मानव अधिवास दे रखा है। देखा जाए तो मानव भूगोल के टॉपिक टीजीटी में ज़्यादा है, पीजीटी में कम है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें से भी टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। किताब वही काम करेगी, सोर्स बिल्कुल वही काम करेगा। आर्थिक भूगोल है, मैंने बताया था कि आर्थिक भूगोल के लिए तो करंट पढ़ना पड़ेगा, करंट के आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे, और भारत की स्थिति यानी वही भारत का भूगोल पूरा का पूरा है। फिर आ जाएगा इसमें इतिहास के लिए अलग से हम आपको बताएंगे। फिर भी आप इन चीज़ों को समझ लीजिएगा कि हाँ भाई इसमें इतिहास भी है। मैं ज़्यादातर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, तो इतिहास के कम टॉपिक हैं। फिर इसमें अर्थशास्त्र दे रखा है, इकोनॉमिक्स दे रखा है। इकोनॉमिक्स में पढ़ाता नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं इन टॉपिक में और जो है घुसना नहीं चाहूँगा, तो लेकिन पूरा टॉपिक दे रखा है। आप जिस भी टीचर से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उस टीचर से पढ़ें। दूसरा नागरिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में परिभाषाएं दे रखी हैं, राज्य के सिद्धांत दे रखे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है विचारकों के बारे में आपको विशेष तौर से इनके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। जॉन लॉक, अरस्तु, थॉमस, इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये इतना हो जाएगा, इतना आपका सिलेबस है टीजीटी का। पॉलिटिकल साइंस में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा खुद का इंटरेस्ट है, तो मैं आपको 2 चीज़ इसमें जरूर रिकमेंड करूँगा। एक मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगा जो थॉट वाले हैं, यानी जो विचार करने वाले विचारक जो हैं उनमें, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपना अधिकांश समय मेरा पढ़ने में और पढ़ाने में बीतता है। तो इसमें जितने भी जो विचारक देखे रखे हैं, जैसे आप यहाँ पे दे रखे हो, नाम दे रखे हैं, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में गोखले के बारे में, तिलक के बारे में, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना, BR अम्बेडकर, और इनके बारे में आपको पढ़ना है। भारत के ये विचारक हैं। और पाश्चात्य जगत में प्लेटो है, अरस्तु है, हॉक्स है, जॉन लॉक है, रूसो है, बेंथम है, जे मिल है, कार्ल मार्क्स है, मनु है, कौटिल्य है,
और ये गांधी फिर इधर आ गए। तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। अच्छा, पीजीटी टीजीटी की तैयारी करने वाले बालक को विचारक तो क्रमिक रूप से पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इसमें जैसे मेरे पास एक भारतीय राजनीतिक विचारक की किताब है, मेरी लाइब्रेरी में रखी है, मैं इसको पढ़ता हूँ। और ओम प्रकाश गावा की, तो ओम प्रकाश गावा की किताब है इंडियन विचारक में। इस इंडियन विचारक में सारे दे रखे हैं, जो इसमें नाम दे रखे हैं, इससे भी जो है ज़्यादा इसमें दे रखे हैं। इसमें जो है आप देखेंगे तो मनु वाला भी दे रखा है, मध्य बौद्ध, जैन, शुक्राचार्य, अर्थशास्त्र, अदर गांधी और जवाहरलाल नेहरू, है ना। और इसमें भीमराव अम्बेडकर, रामास्वामी नायकर, नरेंद्र देव नारायण लोहिया वगैरह, और ये सब मोहम्मद अली जिन्ना, रमाबाई वगैरह, ये सब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इंडियन थॉट विचारक के लिए आपकी ये वाली किताब बेस्ट रहनी चाहिए, जिसको लेकर के आप और मतलब जो है क्रमिक रूप से पढ़ सकते हैं। रही बात पाश्चात्य विचारक की, राजनीतिक पाश्चात्य में, तो ये भी एक मेरे पास में बहुत अच्छी किताब है, डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा जी की किताब है। इसको मैं अपने पढ़ने के लिए लिया था, लेकिन अब बहुत समय कम मिल पाता है। तो प्लेटो से लेके मार्क्स तक इसमें प्रॉपर तरीके से दे रखा है। जैसे मैं बताऊं इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें प्लेटो के बारे में दे रखा है, सुकरात के बारे में दे रखा है इसमें, और इसमें अरस्तु के बारे में दे रखा है। अरस्तु के बाद इसमें जितने भी रोमन विचारक हुए हैं, फिर स्टोइक्स दे रखा है। फिर उसके बाद इसमें दे रखेंगे तो मध्यकाल के पुनर्जागरण के बाद मतलब जितने भी हुए हैं सब, जेम्स मिल, ऑस्टिन और स्टुअर्ट मिल, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, लॉक, और उसके बाद थॉमस हिल ग्रीन और गोटिले फिक्टे और इवेनुअल कांट, बहुत सारे जितने भी दे रखे हैं सब इसमें दे रखे हैं। तो इंडियन और वेस्टर्न जितने भी आपके विचारक हो जाएंगे, वो सारे के सारे विचारक आपके इसमें हो गए। तो आप इन सारे के सारे विचारक को और जो है वहां से पढ़ सकते हो, है ना। ठीक है, वैसे पश्चिमी जितना भी विचारक है उसको समझने की, कभी दर्शन के विषय से ही पढ़नी हो तो एक बहुत अच्छी किताब है, ये किताब है सूफी का संसार, पूरी पाश्चात्य जगत की बहुत अच्छी किताब है। तो अगर आप इसको भी पढ़ सकते हैं। खैर आप मतलब देखिए, पढ़ने के लिए लॉट ऑफ बुक्स हैं, हमेशा पढ़ते रहिए। तो देखा जाए तो ये मैंने एक सिलेबस आपको बता दिया है, टीजीटी और पीजीटी का एक सिलेबस, और जिसके अंतर्गत मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए। और फिर भी पढ़ने के लिए बेसिक रूप से 6 से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी, 6वीं से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी है, उसका बेस तो आपको पढ़ते रहना चाहिए और एकदम से मुस्कुराते रहिए। ठीक है भैया, चलो। तो आज के सिलेबस को हम लोग यही रोकेंगे। ये मैंने यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ज्योग्राफी का सिलेबस आपको बताया। आई होप आपने इस वीडियो को यदि पूरा देखा है तो आप ये मेरी लास्ट की बातें सुन रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो है भर्ती कभी ना कभी आएगी, महीने 2 महीने 2-4 महीने बाद, तब तक आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो आप उन सभी विद्यार्थियों से आगे निकल जाएंगे जो तब तैयारी शुरू करेंगे। समझना आपका है, बताना हमारे का काम है। जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, राधे राधे।